All to this new session of उड़ान चेंज मैनेजमेंट फॉर ऑल। आज हम ग्रामीण क्षेत्रों में नवीन एवं कामयाब सोच के ऊपर बात करेंगे। आप सबका स्वागत है, धन्यवाद। माननीय अर्नब मुखर्जी साहब जो आरबीटी विद्यालय के मेंटोर हैं, मैं उनको प्रिंसिपल नहीं कहना चाहूँगा, मेंटोर। ये आपको आज की सभा में समझ में आएगा कि एक टीचर, कोच और मेंटर के बीच क्या अंतर है और आज की समाज को एक मेंटर की क्यों जरूरत है। मेरा नाम रश्मि रंजन हुआ। मैं आगंतुक सभी अभिभावकों, शिक्षकों और छात्रों का अभिवादन करता हूँ। जब मुझे पता चला कि मेरे परम मित्र श्री अर्नब मुखर्जी साहब ने आरबीटी विद्यालय का कार्यभार संभाला है और एक नई सोच को दिशा दे रहे हैं, तो मैं सारे कामों को एक तरफ करके उनके इस मुहिम में शामिल होने के लिए आपके क्षेत्र में आया। ये मेरा सौभाग्य है। हमेशा परिवर्तन कष्टों से, कई चुनौतियों से भरा होता है। आज जहां दुनिया बड़े बड़े टेक्नोलॉजी की बातें करती है, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं भी खुद एक ऑल इंडिया रैंकर हूँ। ट्रिपल आईटी कलकत्ता से बिलोंग करता हूँ। बीटेक आईटी किया, फिर अमेरिका गया, फिर भारत आकर कई कंपनियों के साथ काम किया। इसी दौरान चंद महीने पहले मैंने एक मुहिम को शुरू किया पूर्वांचल क्षेत्र में उड़ान करके। उस उड़ान का उद्देश्य भी कुछ परिवर्तन का ही है। जनमानस में एक नव चेतना का निर्माण करना, लोगों के बीच एक जागृति को उत्पन्न करना, परिवार, समाज, स्त्री, पुरुष, बच्चे, कॉर्पोरेट, गवर्नमेंट, सबके लिए ये प्रोग्राम करता हूँ। इसी मुहिम में जब मुझे मौका मिला आरबीटी विद्यालय के एज एसोसिएट एडवाइजर के नाते आपके पास आकर अपने विचारों को रखने का, तो मैं कुछ इस तरह से इस प्रोग्राम का आरंभ करना चाहता हूं जिससे कि जो लोग भी मुझे सुन पा रहे हैं वो इस चीज को समझें। बड़ा लक्ष्य है, बड़ा ध्येय है सामने, कर उठते कितने मसाल को थामने, निर्णायक क्षण आज हो गया त्याग का, आए जिन्हें जनहित के लिए अनुराग है। चलो साथ यदि मुसीबतें स्वीकार हो, आवश्यक नहीं कि हाथ हजार हो, सृजनशील हो चाहे दो या चार हो। इतना ही नहीं, आगे बूढ़ा भीष्म पितामह, पीछे कर्ण छली, दाएं द्रोणाचार्य ऋषियों, बाएं बाहुबली। चक्रव्यूह है कठिन किंतु अभिमन्यु मत घबराना, डर जाने से अच्छा है उसमें घुसकर मर जाना, उसमें घुसकर मर जाना। मित्रों, आज देश के पास एक से एक विद्वान हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं। हम बड़ी बड़ी मैनेजमेंट के टॉपिक्स पे चर्चा करते हैं, देश को बदलने की बातें करते हैं। हमारे यहाँ अगर हर साल औसतन देखा जाए तो 10 CGPA लाने वाले 1.5 लाख से ऊपर बच्चे हैं। पर अगर आगे देखा जाए कि उसमें से कितने बच्चे IIT या मेडिकल या और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स निकालते हैं, तो मात्र 4 से 5% बच्चे ही उन 1.5 लाख या उससे ज्यादा बच्चों में से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स निकाल पाते हैं। बाकी बच्चों का क्या होता है? क्या आपने कभी सोचा? हमारी देश की आबादी आज 1,25,00,000 से ऊपर है। अगर मैं IIT जैसे उच्च एग्जाम की बात करूं तो उसमें 11,500 सीटें ही हैं। अगर मैं एम्स जैसे मेडिकल एग्जाम की बात करूं तो उसमें 672 सीटें हैं। मैं अगर नीट जैसे मेडिकल एग्जाम की बात करूं तो उसमें 3,500 सीटें ही हैं ऑल इंडिया गवर्नमेंट कोटा में। लेकिन बच्चे जो इसमें बैठ रहे हैं वो 9 लाख 12 लाख से ऊपर बच्चे हैं विभिन्न एग्जाम में। तो आप सोचिए, कुछ हजार सीटें और तादाद है लाखों में। तो आपको नहीं लगता कि बाकी बच्चे कहीं ना कहीं बेरोजगारी में अपना योगदान दे रहे हैं? हमारे यहाँ हर साल 25 लाख बच्चे इंजीनियरिंग में दाखिला लेते हैं और औसतन 15 लाख बच्चे हर साल इंजीनियरिंग पास आउट करते हैं। हमारे पास पूरे देश में नौकरियां मिलाकर 4 से 5 लाख इंजीनियरिंग नौकरियां ही उपलब्ध हैं। तो बाकी के 10 लाख 11 लाख बच्चे जिन्हें नौकरियां नहीं मिल पाती वो क्या कर रहे हैं? हम सब हमेशा बेरोजगारी के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं। क्या हमने सोचा, क्या शिक्षा जगत ने सोचा कि कहीं ना कहीं वो इस बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार है? अब कई लोग मुझसे जरूर मन में सोच रहे होंगे कि शिक्षा कैसे बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार है। तो मैं आपको इसका एक बड़ा ही लॉजिकल, बड़ा ही स्पष्ट उत्तर देना चाहता हूं। हर साल इंडियन साइंस कांग्रेस पेपर्स इनवाइट करता है, रिसर्च पेपर इनवाइट करता है। तो इस बार पिछले साल 2020
पेपर सबमिट हुए इंडियन साइंस कांग्रेस में, और उसमें से एक भी पेपर को आगे नहीं बढ़ाया गया, क्योंकि उसमें कोई भी सही सोच, एक नई सोच नहीं थी। वो सारे पेपर कट कॉपी पेस्ट के थे, यानी दूसरों के रिसर्च पेपर से चुराए हुए रिसर्च के पेपर्स जमा हुए थे। एक भी नई सोच नहीं होने की पूरी जिम्मेदारी मैंने स्कूलों को, कॉलेजेस को जिम्मेदार ठहराया। क्यों? आपने देखा होगा स्कूलों में अक्सर प्रोजेक्ट सबमिट करने के लिए छात्रों को कहा जाता है, लेकिन कभी भी क्या इस चीज पर ध्यान दिया जाता है कि बच्चे जो प्रोजेक्ट सबमिट कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट क्या बच्चों ने कहीं से बाहर से 500 रुपए में खरीदा है, कहीं से बच्चों ने किसी से बनवाया है? क्या इन चीजों पर कभी कोई शिक्षक, कोई विद्यालय ध्यान देता है? जब यही बच्चे उन प्रोजेक्ट्स को जमा करते हैं और उनको 10 CGPA मिलता है, उसमें A+ ग्रेड मिलता है, तो बच्चों को लगता है कि शायद नतीजों से ही उनकी तरक्की है, और उस नतीजे को चाहे क्यों ना किसी से बनवा कर ही या नकल कर या किसी का मदद लेकर बनाया जाए, वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट से उन्हें A+ की ही कामना रहती है। यही बच्चे धीरे धीरे स्कूल पास करते हैं, कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज में भी ऐसे ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स को वो कहीं से किसी के मदद से बनाते हैं। उनकी अपनी सोच, अपनी प्रतिभा का कहीं विकास नहीं हो पाता। फिर ये बच्चे कल को PhD करते हैं और उसमें रिसर्च पेपर लिखते हैं, पेपर को सबमिट करते हैं, पर जब वहां पर भी वो वही गूगल का इस्तेमाल करते हैं, सर्च इंजन का इस्तेमाल करते हैं, किसी के रिसर्च पेपर को रेफर करते हुए अपने रिसर्च पेपर को बनाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि दूसरा न्यूटन या आइंस्टाइन जरूर क्या पैदा होगा इस तरह से? मैं यहाँ उपस्थित या सुनने वाले श्रोतागण से पूछना चाहता हूँ कि क्या इस सोच के द्वारा किसी भी नई सोच को जन्म दिया जा सकता है? जब हम दूसरों के रिसर्च को कॉपी करेंगे तो हमारे देश में कहां से इंजीनियर्स और डॉक्टर्स पैदा होंगे? कुछ समय पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2030 तक भारत दुनिया में साइंस और टेक्नोलॉजी में नंबर 1 होगा। हमारा देश इस बात के लिए अहोभाग्य है कि उन्हें एक ऐसा लीडर मिला है बहुत समय बाद, जो एक फ्यूचरिस्टिक लीडर है, जो फ्यूचर के बारे में सोचता है, विजन रखता है देश को दुनिया में नंबर 1 बनाने की। पर जब कई न्यूज चैनल्स ने इसका विश्लेषण शुरू किया कि क्या वास्तविकता में भारत नंबर 1 हो सकता है, जहां पर भारत 0.85% ही साइंस और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करता है, लागत लगाता है रिसर्च में, वहीं पर चाइना जैसे देश 8 से 10% अपनी आय का, पूरे देश की आय का रिसर्च पे लगाते हैं। अमेरिका जैसा देश 13 से 14% अपना पूरा अर्निंग, पूरी अपनी आय को रिसर्च में लगाता है, वहां भारत मात्र 0.85%। क्या इसके द्वारा भारत दुनिया के सर्वोत्तम देशों के साथ टक्कर लेगा और क्या वो नंबर 1 बन पाएगा? हमारे देश की आबादी 130 करोड़ है, और जब हम दुनिया में सबसे खुशहाल देशों की श्रृंखला में भारत को रखते हैं तो भारत सबसे शायद नीचे से पहला या दूसरा देश होगा। एक छोटा सा देश आयरलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश कहा जाता है। खुशहाली के लिए मित्रों ये जानना जरूरी है कि ऐसे सामाजिक फैक्टर्स जैसे कि न्यूनतम आय, शिक्षा, सामाजिक एक्सेप्टेंस, सिक्योरिटी जिसको कहते हैं सुरक्षा, ये सारी चीजों को जब तक हम नहीं लाते हैं, क्या हम सही में एक सक्सेसफुल देश, एक सर्वोत्तम देश बन सकते हैं? वहीं पर बात आती है शिक्षा की। स्कूलों में हम आज शिक्षा की बात करें तो बच्चों के अनुपात में शिक्षकों की श्रृंखला या शिक्षकों की संख्या कितनी है, क्या इस पर हमने कभी सोचा है? क्या सरकार ही इसके लिए जिम्मेदार है? और अगर हम पढ़ाई कराने के तौर तरीकों पर बात करें, न्यूनतम तकनीकों की बात करें, तो क्या हमारे विद्यालय वो सारे तरीकों पर काम कर रहे हैं? हमारे यहाँ हमने देखा है शिक्षा को रॉड सिस्टम यानी रटंत विद्या जिसको कहते हैं, उसको बढ़ावा दिया जाता है। 1 इक्का में 1 दूनी 2, 1 तिहाई 3, ऐसे करते हुए बच्चे पूरे जीवन काट देते हैं रटते हुए। और जब नई सोच की बात आती है कि क्या आप गणित में कुछ नया, क्या आप कोई एक नई सोच को जन्म दे सकते हैं, कोई नया थ्योरम ला सकते हैं, तो पता चलता है कि हमारा तो कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। हमने तो रटते हुए फॉर्मूलाज के साथ कई एग्जाम्स पास कर दिए और आज समय ही नहीं मिला कब हम खड़े हो गए बेरोजगारी की लाइन में। आज मैं नौकरी की लाइन में नहीं बोलता, जमाना बदल रहा है। आज हम बेरोजगारी की बातें करेंगे, रोजगार की नहीं।
क्यों, इस पर भी सोचना जरूरी है। विप्रो जैसी कंपनी जो दुनिया की बहुत बड़ी आईटी कंपनियों में गिनी जाती है, ने अखबार में लिखा है 47,000 लोगों को अगले 3 साल में वो कटौती करेंगे। मैं नौकरी की बात नहीं कर रहा हूं, बेरोजगारी की। 47,000 लोगों को नौकरी से निकाला जाएगा। इन्फोसिस ने 9,500 लोगों को अपने प्रोजेक्ट से निकाला है। ऐसे ही अनगिनत कंपनियां हैं जो अपने यहां कटौती कर रही हैं। तो अब कैसा जमाना हमारे सामने है? आज का जमाना जो आने वाला है, आने वाला कल, पूरा टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी रोबोटिक्स यानी रोबोट्स का जमाना है। नई नई टेक्नोलॉजी यानी इंसान का काम रोबोट करेगा। आपने देखा होगा कई जगहों पे, अब तो आप लोग जानते हो IVR सिस्टम, यानी कहीं होटलों में रिजर्वेशन के लिए, रेलवे में कहीं भी कॉल करें तो हिंदी के लिए 1 दवाएं, इंग्लिश के लिए 2 दवाएं। इस तरह से आपको पता चलता है कि रिजर्वेशन सिस्टम में भी टेक्नोलॉजी अपनी बहुमूल्य भूमिका अदा कर रही है। वैसे ही कई जगहों पे आप चले जाएं तो आप पाएंगे कि बड़े बड़े होटलों में दरवाजे अपने आप ही स्वतः खुल रहे हैं, आपको गेट कीपर की भी जरूरत नहीं है। आने वाले समय में ऐसी बहुत कटौतियां होने वाली हैं। अगले 5 सालों में करीब 60% नौकरियां जाने वाली हैं, ये एक रिसर्च में कहा गया है। विश्व के सबसे अमीर इंसान माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट्स साहब का कहना है कि अब रोबोट्स को भी टैक्सेस पे करने चाहिए, क्योंकि वो इंसानों की नौकरियां ले रहे हैं। अब वो कमाएंगे, यानी जो निर्जीव चीज है अब वो टैक्स पे किया करेंगे, क्योंकि उनके पास काम रहेगा और इंसान के पास नहीं। तो अब मैन वर्सेस रोबोट का जो द्वंद्व युद्ध है वो शुरू हो रहा है, और कहीं ना कहीं वो शुरू हो चुका है। आज हाई टाइम है, बहुत क्रिटिकल समय है, बहुत गंभीर विषय है जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। एक एक घर के लोगों को ये सुनना चाहिए, क्योंकि सिर्फ शिक्षा से, मैं आपको ये बताना चाहूंगा आगे बात बढ़ाते हुए, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि शिक्षा और ज्ञान के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ शिक्षित होकर आप नाम लिखना, अंक को काउंट करना, कुछ जोड़ घटाव करना सीख जाएंगे, पर क्या आपको वो अपने जीवन में स्वावलंबी होने का मौका देगा? वही ज्ञान आपको स्वावलंबी बनाता है। मुझे पता है आप लोगों ने, बहुत लोगों ने 3 इडियट्स फिल्म देखी होगी। 3 इडियट्स फिल्म तो देखी है ना बहुत लोगों ने। तो 3 इडियट्स फिल्म पीछे अगर मैं कहूं तो किन्होंने ये फिल्म देखी है? 3 इडियट्स नहीं देखी होगी। मैं उनके लिए थोड़ा बता देता हूं, जो जानते हैं वो तो समझ पाएंगे, जिन्होंने ये फिल्म नहीं देखी है उनके लिए बता दूंगा। इस फिल्म के माध्यम से ये बताया जाता है कि उसमें कुछ बच्चे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे हैं, वो सभी होड़ में हैं कि टॉप कैसे करें। कई तो ऐसे भी हैं जो पास करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। वो मेहनत जरूर कर रहे हैं, हर इंसान मेहनत करता है। तो मैं उस फिल्म के माध्यम से आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अच्छा, उस बात को आगे ले जाने से पहले मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि मैंने वर्ड मेहनत यूज किया, ये शब्द का मैंने प्रयोग किया, मेहनत। अच्छा, कितनों को लगता है कि किस्मत से सफलता मिलती है? कृपया हाथ उठाएं। किस्मत से सफलता मिलती है, कितने ऐसे लोग हैं? हाथ उठाएं। दूसरों को ना देखें, आप अपना जवाब खुद दें। जितने भी भाई बंधु यहाँ हैं, कितनों को लगता है कि किस्मत से सफलता मिलती है? किसी को लगता है? अच्छा, कितनों को लगता है मेहनत से सफलता मिलती है? मेहनत से। जो भाई बंधु उधर भी हैं वो भी उठा सकते हैं यहाँ। मेहनत से किसी को लगता है कि सफलता मिलती है? जितने भी लोगों को मैं देख सकता हूँ, तो मेहनत से, कृपया हाथ नीचे कर लें। मैं बताना चाहूंगा, ना मेहनत से ना किस्मत से, दोनों से सफलता नहीं मिलती है। अब इसको मैं समझाता हूं। अच्छा, जिन लोगों ने भी विज्ञान की पढ़ाई की है, साइंस की पढ़ाई की है, वर्क का क्या फॉर्मूला है? वर्क का क्या फॉर्मूला है? यही को वर्क का फॉर्मूला पता है? साइंस, कितने लोगों ने साइंस पढ़ा है या पढ़ रहे हैं? विज्ञान कितने लोगों ने पढ़ा है? वर्क इज इक्वल टू, माइक पर बोले ताकि कम से कम दूसरे भी सुन पाए जिन्हें नहीं पता है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बच्चों ने सबने बोला, बहुत बढ़िया बच्चों। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसको मैं और आसान करता हूं जो नहीं समझ पाए। फोर्स का मतलब है ताकत, फोर्स का मतलब है ताकत। विज्ञान ने सिखाया है काम की परिभाषा क्या है? ताकत को गुना करें मूवमेंट, यानी कोई उसमें डिस्प्लेसमेंट, यानी कि उस चीजों में स्थानांतरण, स्थानांतरण या विस्थापन, 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 विस्थापन हो। यानी आप जो ताकत लगा रहे हैं
उससे आपके स्टाइल में विस्थापन होना चाहिए। अब मान के चलिए दीवार है, मैं ना मानूं इसको कि ये टेंट है या कुछ, एक दीवार है, मैं सुबह से रात तक 365 दिन इसमें धक्का मार पसीने पसीने हो चुका हूं, क्या इसको काम की परिभाषा कहेंगे कि मैंने कोई काम किया है? नो सर। मेहनत तो मैं कर रहा हूं, पसीना भी निकल रहा है, काफी थकावट भी आ रही है, और तब आकर मुझे भगाना जाकर महोदय कहेंगे, श्रीमान कहेंगे कि आपने तो कोई काम ही नहीं किया, आप तो अपना समय खराब कर रहे हैं। क्या करें, विज्ञान ने इनको सिखाया है कि आपकी ताकत से विस्थापन होना चाहिए, और वो हो नहीं रहा है। वहीं पर अगर मैं सिर्फ एक पेंसिल को उठाऊं और यहां से यहां रख दूं, काम हुआ या नहीं हुआ? पीछे जो लोग सज्जन है वो समझ रहे हैं जो मैं बात बोल रहा हूं। अगर मैं एक छोटा सा चौक उठाकर यहां से यहां रख दूं, काम हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन वही मैं दिन भर दीवार को धक्के मारता रहूं, पसीने पसीने हो जाऊं, और तब भी मुझे आकर कहा जाए कि कोई काम आपने नहीं किया, लगता है आपका काम में मन नहीं लग रहा, तो मैं निराश हो जाता हूं कि भाई मैंने तो इतनी मेहनत की, लेकिन आपने तो कह दिया कि मैंने कोई काम नहीं किया, वर्क इज सेट टू बी जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट विस्थापन तो शून्य है। तो आपको समझना जरूरी है कि स्मार्ट वर्क, आजकल स्मार्ट सिटी का माहौल चल रहा है, इसीलिए मैं कहना चाहूंगा स्मार्ट वर्क द डिमांड ऑफ टाइम, स्मार्ट वर्क ही आपको आगे ले जा सकता है। इस स्मार्ट वर्क की परिभाषा क्या है, इसको आप समझते हैं। वर्क की तो परिभाषा आप समझ गए। तो मैं बात कर रहा था उस फिल्म 3 इडियट्स की, जिसमें बच्चे रटन विद्या में लगे हुए हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, सो कॉल्ड मेहनत, जो बच्चे रोज रट रहे हैं, रोज रात को जग कर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं कि शायद कोई सवाल छूट ना जाए या शायद कोई सवाल इसी में से आ जाए। लेकिन उसी में एक रणछोड़ दास जिसने एजुकेशन का मतलब ज्ञान को समझा है, वो कोई भी क्लास में जाता है, उसको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, वो सब्जेक्ट को सुनता है, पढ़ता है, उसमें उसके जो सवाल है वो पूछता है। कई बार तो उसकी झड़प हो जाती है शिक्षकों के साथ ज्ञान को लेकर, क्योंकि शिक्षक कह रहे हैं किताब में जो परिभाषा है उसे रटो और वो बताओ, जबकि वो उसे एक सामान्य भाषा में समझाने की कोशिश करता है। टीचर कहते हैं इसके लिए तो तुम्हें ह्यूमैनिटीज या कोई कॉमर्स के सब्जेक्ट ले लेना चाहिए। यानी हम विज्ञान को इतनी जटिल भाषा में प्रस्तुत करें कि लोगों को लगे कि ये विद्वान आदमी है। तो विद्वान की परिभाषा शायद ये बनाने में लोग लगे हुए हैं कि जितनी जटिल भाषा का और क्लिष्ट भाषा का प्रयोग किया जाए, वो इंसान उतना बड़ा विशेषज्ञ होता है। और अगर मैं आपके सामने आज टॉप मैनेजमेंट और चेंज मैनेजमेंट जो मैं कॉर्पोरेट्स को बताता हूं, उसको आज अगर सामान्य भाषा में आप तक प्रस्तुत करूं, तो मैं शायद निम्न वर्ग का या बहुत एवरेज स्टूडेंट रहा होगा। ऐसा नहीं है, इस सोच को बदलने की जरूरत है। अगर आपका बच्चा, अगर कोई यहाँ अभिभावक या बड़े भाई बंधु सुन रहे हैं, तो अगर आपके परिवार में आपके बच्चे, आपका भाई, आपकी बेटी बहुत सरल भाषा में अगर आपको विज्ञान के बहुत पेचीदे रहस्यों को बता दे बहुत ही आसान तरीके से, तो उससे ज्यादा समझदार कोई नहीं है। ये समझ लीजिए आप, जो जितना डिफिकल्ट आपको बताए, चाहे वो टीचर हो, बड़ा भाई हो, ट्यूटर हो, कोच हो, कोई भी हो, उससे बड़ा बेवकूफ बनाने वाला कोई इंसान नहीं है। मैं आपको बताता हूं। यानी अगर आपकी बात मासेस, यानी कि यहाँ जितनी भी बड़ी जनता हो उस तक ना पहुंच सके, वो समझ ना सके कि वो क्या बोल रहा है, मुझे लगता है मैं जितनी बातें बोल रहा हूँ आप सबको समझ में तो आ रहा होगा। कोई ऐसे हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा है। मैं विज्ञान की भी भाषा को सिंपल आपको काम की भाषा समझा रहा हूं, तो आपको यही भाषा अगर आपके परिवार में आपके बंधु, आपके भाई, आपके बच्चे अगर इस्तेमाल करते हैं और सबको बताते हैं कि घड़ी में जो पेंडुलम होता है उसके पीछे लॉज ऑफ मोशन कौन सा लगता है, तो शायद आपको लगेगा कि इनकी स्कूल की पढ़ाई बहुत सही चल रही है। आज आरबीटी में जो नई लीडरशिप आई है और वो जो टीम को डेवलप कर रही है, शायद वो उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाना चाह रही है। मेरी बहुत डिटेल में बात हुई है स्कूल के मैनेजमेंट से, उनकी सोच से मैं काफी प्रभावित रहा हूं। ये श्रीमान महाराष्ट्र से हैं, वो मैटी साहब वो बंगाल से हैं, ये भाई साहब की खुद ट्रेनिंग, ये खुद जो उनके अंदर पोटेंशियल टैलेंट है उनको मौका मिल रहा है तो शायद पहले नहीं मिल रहा था। ऐसे ही कई ऐसे शिक्षक हैं जिनको कई अनोखे तरीके से अपने आप को प्रस्तुत करने का मौका मिल रहा है। पूरी की पूरी नई टीम हो रही है, शिक्षा के नए तरीकों को इजाद किया जा रहा है। मैं इसी बात पर एक बात बोलना चाहूंगा, स्मार्ट क्लासेस के बारे में कितने लोगों ने सुना है? स्मार्ट क्लासेस, ये वर्ड बड़े सुनते होंगे, या शायद आप लोगों ने सुना है या नहीं सुना। स्मार्ट क्लास बच्चों ने तो सुना है,
यहाँ पर कितने लोग हैं जो स्मार्ट क्लासेस के बारे में सुन रखा है? इन्होंने सुना है इससे पहले स्मार्ट क्लास किसको कहते हैं? आजकल बड़ी स्मार्ट की बातें हो रही है, इसलिए मैंने कहा स्मार्ट वर्क की जरूरत है। हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा, है ना। हार्ड वर्क तो कोल्हू का बैल भी करता है। तो कोल्हू का बैल ये देश बहुत सालों तक रहा, अंग्रेजों के अंदर, मुगलों के अंदर और न जाने कितने शासकों के अंदर हम कोल्हू के बैल बन के रह गए। और वही भारत जो नालंदा यूनिवर्सिटी से, विश्वविद्यालय से दुनिया में ज्ञान के प्रकाश को फैलाता था, वो शायद कोल्हू का बैल नहीं फैलाना चाहेगा। तो मैं स्मार्ट वर्क, जो कि मुहिम है स्मार्ट सिटी, स्मार्ट वर्क, स्मार्ट क्लासरूम, तो मैं जानना चाहूंगा इस रूरल वर्क क्षेत्र में कि स्मार्ट क्लासेस के बारे में कितने लोगों ने सुना है? स्मार्ट क्लासेस किन्होंने सुना है सिवाय बच्चों के? नहीं सुना। स्मार्ट क्लासरूम का मतलब है आप लोग जानते होंगे ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड तो देखा है ना, उसी को आजकल प्रोजेक्टर के माध्यम से, है ना, डिजिटल क्लासरूम यानी कि सारी चीजें एनिमेटेड रूप में आपको फिल्म के रूप में दिखेगी, ताकि बच्चों को क्या होता है, आदमी सुनकर, देखकर या कर तीन तरीके से सीखता है। कई लोग आप होंगे बच्चे आपके घर में जो जिनके सामने आप कुछ भी बोल दीजिए वो सुनकर याद कर लेते हैं। कई लोग हैं जिनको किताब पढ़ने से, रखने से याद होता है, और कितने लोग हैं जिनसे आप काम करवाइए, लैब वर्क करवाइए, तब उनको समझ में आता है। ठीक है, तो इस तीन माध्यम से लोग सीखते हैं, है ना। इन तीन माध्यम का इस्तेमाल कैसे किया जाए विद्यालय में, क्योंकि कई विद्यालय पढ़ाई के नाम पर फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं। मैंने देखा है कि मेरा ये मुहिम कई विद्यालयों में होता है, तो मैं हर विद्यालय में घूमता हूँ, तो ऐसे गिने चुने कुछ ही ऐसे विद्यालय मुझे दिखते हैं जहाँ पे बच्चों को सिखाने के लिए पूरी तरह से जो डिवोशन, जो समर्पण की भावना होनी चाहिए शिक्षकों के अंदर, वो देखी जाती है। बहुत कम विद्यालयों में, कई जगहों पे भीड़ इकट्ठे करने की होड़ चली हुई है। वहीं पर आरबीटी विद्यालय में बच्चे स्वतः आते हैं, जो नई लीडरशिप है उसके अंदर में बच्चों को कई तरह के कार्यक्रम, कई तरह की चीजों के माध्यम से बच्चों को कई ऐतिहासिक चीजों का ज्ञान दिया जा रहा है, जिससे बच्चे होलिस्टिक डेवलपमेंट ये वर्ड बहुत बार आप सुनेंगे। इसका मतलब क्या होगा? आपने देखा होगा कई उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं, जहां से वो पूरे विश्व ब्रह्मांड की तस्वीर भेजते हैं धरती पे, है ना। ये उपग्रह जब भेजते हैं तो पूरी पृथ्वी का पूरा नक्शा 360 डिग्री दिखता है, 3D पूरा दिखता है कि ये कहां पर पानी है, कहां पर आग लगी हुई है, कहां पर रेगिस्तान है। उसी तरह अगर हम एजुकेशन सेक्टर के 360 ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, 360 डिग्री, तो इसका मतलब है बच्चों के व्यक्तित्व का विकास हर एंगल से, हर तरीके से करना जरूरी है। अब यहाँ बात आ जाती है इंटेलिजेंट क्वेश्चन और इमोशनल, यानी बच्चों की भावनात्मक विकास और बुद्धि का विकास दोनों जरूरी है। अब आप सोचिए कोई बच्चा आईआईटी बन जाए, आईआईटी क्लियर कर ले, बहुत बड़ा हुआ ब्रिज या गांव की टूटी हुई सड़क, वो कहे भारत आज भी तरक्की नहीं कर रहा है, बहुत बुरी हालत है। उसे ये कहने का अधिकार किसने दिया कि वो भी तो भारत का ही है। हाँ, वो बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से उसने पढ़ाई की, मैंने ट्रिपल आईटी से पढ़ाई की, सॉल्ट लेक सिटी के आईटी सिटी से मैंने पढ़ाई की, कलकत्ता के आईबीएम कंपनी के बगल में मैंने पढ़ाई की। लेकिन आज मैं आपके बीच में काम कर रहा हूँ, मैं एक एक गांव घूम रहा हूँ। मुझे लगा मैंने 12.5 साल जो काम किए हैं अमेरिका में, भारत में, अब शायद मैं भी बिहार से ही हूँ, हाजीपुर सराय के पास, मुझे लगा मेरे क्षेत्र का विकास कौन करेगा। यहीं पर एक बात आती है माहौल की। कई लोग विदेश चले गए कहते हुए कि हमारे देश में माहौल नहीं है आगे बढ़ने का, है ना। कई लोगों ने कहा कि इंजीनियर्स और डॉक्टर्स को आगे बढ़ने के लिए माहौल नहीं है। जो हमारे देश में है वो कह रहे हैं हम बेरोजगार हैं, आगे बढ़ने का माहौल नहीं है कि नहीं? ये माहौल क्या चीज है? माहौल को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और वो राजनेताओं को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ये माहौल कौन बनाएगा? हम और आप। ये जो आज कार्यक्रम उड़ान या ये कार्यक्रम आरबीटी विद्यालय ने जो किया है, ये सारे उसी परिवर्तन, उसी माहौल को बनाने का एक मंच है। क्योंकि बिना माहौल बनाए तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। किसान को भी अगर बीज डालना हो तो उसके लिए उसे खेत में वो माहौल बनाना पड़ता है, उसे भी धूप और बरसात में जूझना पड़ता है।
तो वो अगर हम करने को तैयार नहीं है तो हम क्या कहते हैं, एक सफल और एक असफल इंसान की परिभाषा मैं हमेशा अपने सेमिनार में रखता हूं। एक सफल इंसान से पूछा जाए कि भाई साहब आपने सफलता कैसे प्राप्त की, एक असफल इंसान से पूछा जाए भाई साहब आप असफल कैसे हुए अपने जीवन में, तो असफल इंसान बोलता है मेरे गांव में रास्ता नहीं था बना हुआ, स्कूल पक्के नहीं थे, मेरे दोस्त मित्र सही नहीं थे, मेरे माता पिता को ज्यादा ज्ञान नहीं था, वगैरह वगैरह हजार तरह के रीजन। वहीं अगर सफल इंसान से पूछा जाए कि आप सफल कैसे हुए, तो सफल इंसान एक लाइन में जवाब देता है कि भाई मैंने तो सोच लिया था कि मुझे ये करना है या मरना है। आप सोचिए, एक सफल इंसान ने अपनी सफलता का रहस्य भी एक लाइन में ही बता दिया, वहां भी उसने एक समय को बचा लिया। पर एक असफल इंसान कितनी मेहनत कर रहा है अपनी असफलता को बताने के लिए कि भाई साहब आप मेरी असफलता का राज तो समझो कि मैं असफल हुआ कैसे। काश वो इसका आधा मेहनत वो अपनी सफलता के लिए कर लिया होगा। शायद उसने, आप देखोगे जितने भी सफल इंसान होते हैं मैक्सिमम गांव या छोटे शहरों से होते हैं। गुजरी के लाल को लाल बहादुर शास्त्री को कहा जाता है, वो भी देश के प्रधानमंत्री हुए। दूसरी तरफ चाचा नेहरू भी देश के प्रधानमंत्री थे। पर आपको नहीं लगता कि किसने अपनी इतिहास में सबसे बड़ी छाप छोड़ी है? वो है जय जवान और जय किसान लाल बहादुर शास्त्री, जिसके बाद देश में ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति आई। तो बड़ा परिवर्तन जब भी देश में आया है वो दर्द भरा हुआ है, उसमें हजारों भाई बंधुओं के खून उनकी पसीने बहे हैं, तब जाकर देश में परिवर्तन आया है। और आज हम गांवों में जो माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, इनोवेटिव इंडिया, और न जाने कितने सारे प्रोजेक्ट्स जो देश की ब्रांडिंग कर रहे हैं दुनिया के सामने, क्या वो बिना गांव के आगे के बिना हो जाएगा? गांव जहां 70% आबादी रह रही है उसके विकास के बिना क्या ये हमारा देश अपने आप ही इनोवेटिव इंडिया और डिजिटल इंडिया हो जाएगा, कौशल इंडिया हो जाएगा? स्किल डेवलपमेंट की बात जो हो रही है, अगर वो स्कूलों में न दी जाए तो बच्चों को स्किल कहां से आएगा? बच्चों की कम्युनिकेशन यानी उनकी इंग्लिश स्पीकिंग पर काम न किया जाए तो बच्चे पूरी दुनिया के साथ कैसे कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं? जब बच्चा यहाँ से लखनऊ जाने में घबराएगा कि वहां के स्कूलों में मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ेगा, तो भूल जाइए कि वो दिल्ली, लंदन या अमेरिका जा पाएगा। और वो गया भी तो दूसरों को सलाम ही ठोकेगा कि भाई साहब क्या इंग्लिश बोलते हैं। मुझसे पूछिए, मैं अमेरिकन को, इंडियंस को, सभी को वो मुझे सैल्यूट करते हैं। क्या वो इंग्लिश बोलने के कारण? नहीं, मेरी जो सोच है वो इसी माटी की है, बस उसको अभिव्यक्ति के लिए मैंने इंग्लिश का रूप दिया। पर आपके सामने तो मैं हिंदी ही बोल रहा हूँ ना, जरूरत पड़े तो भोजपुरी भी बोलूंगा, जरूरत पड़े तो बंगाली भी बोलूंगा, क्योंकि मैंने इन चीजों को सीखा है लोगों के बीच रहकर। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने कंफर्ट जोन यानी कि जो आराम वाली जिंदगी है उससे बाहर निकलें। यानी किसी ने आपके लिए कुछ कर दिया तो आप सोच रहे मेरे माता पिता के पास संपत्ति है, इसी को करके इसी गांव में रह जाएंगे। आप गांव में रहिए, पर एक सोच को तो बढ़ावा दीजिए। आप जानने की कोशिश तो कीजिए कि आपके क्षेत्र में क्या कोई विद्यालय कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है। नई मुहिम के साथ अगर नहीं जुड़ेंगे तो हमेशा पीछे रह जाएंगे। और हमेशा हम दुनिया के साथ कंपैरिजन ना करके शहर और गांव की कंपैरिजन अपने ही देश में होता रहेगा कि अमुक शहर बहुत आगे है और अमुक गांव में आज भी बिजली नहीं पहुंची या असाक्षरता वहां सबसे ज्यादा है। मित्रों, आपको ये जानना जरूरी है, समझना जरूरी है। पता नहीं जाएगा तब तक हम लोग दुनिया के साथ कंपीट नहीं कर सकते हैं, सारे प्रोजेक्ट्स फेल होंगे। बेरोजगारी को हमें हराना है, वो सरकार नहीं हराएगी। सरकार एक माहौल क्रिएट कर रही है। जो माहौल आज हम ये विद्यालय कर रहा है वैसे ही देश लेवल पर सरकार वो माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन उस माहौल को समझना, उसके अनुकूल काम करना तो आप स्त्रियों का, आप पुरुषों का, आप बच्चों का काम है। मैं बताना चाहूंगा, कई बार आप देखते होंगे, कई बार आप लोग एक बात बताइए, मैंने बहुत ही कहावत सुनी अपने पिता से, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये बात सच है या क्या? महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। इसका क्या मतलब है? मुझे कोई समझा सकता है? कोई उदाहरण देकर? महंगा मुझे नहीं पता, मैं कभी ग्रामीण परिवेश में पला बढ़ा नहीं। मैं बोकारो स्टील सिटी जैसे प्लांट शहर में पैदा हुआ, वहीं पढ़ाई लिखाई हुई, हम तीन भाइयों की, तीनों ऑल इंडिया रैंकर्स हुए, बट हमारी गांव आना जाना हमेशा रहा।
तो हम जानना चाहते हैं, कहावत हमने सुनी, कोई बता सकते हैं महंगा रोए एक बार सस्ता रोए बार बार, ये क्या है? इसको कोई आप उदाहरण के द्वारा मुझे समझा सकते हैं? पब्लिक की तरह भी घूम आप लोग तो समझदार हैं, मुझे लगता है। कोई भी उदाहरण दें मैडम, आपको बताइए, कुछ भी बताइए। बोलना जरूरी है, नहीं बोलेंगे तो आपके अधिकारों के लिए कोई नहीं बोलने वाला। महंगे चीजें की क्वालिटी होती है, जो महंगा नहीं होता है, जो सस्ता होता है, उसकी कोई कृपया क्वालिटी तालियां आनी चाहिए। देखिए बड़ा सिंपल सा चीज था, मैंने तो इससे कोई और विश्लेषण नहीं मांगा कि कोई ब्रांड का एग्जाम्पल दीजिए, ठीक समझाइए। महंगो चीजों की क्वालिटी होती है क्योंकि उसकी लागत उच्चतर स्तर की होती है, उसमें जो सामान लगता है वो उच्चतर स्तर का होता है। निम्न स्तर की जो चीजें होंगी वो कम लागत में बनेगी और उसकी कोई गारंटी नहीं होगी, कोई 1 ईयर वारंटी नहीं होगी। वो आपको रोड साइड में ठोक के भाव में ले जाइए चलेगा, उसकी बात का ही भरोसा है, सामान का नहीं। तो आपको समझना जरूरी है कि कई बार लोग कहते हैं यार वो तो महंगा सामान बेच रहा है, क्या वो महंगा सामान, एक शर्ट लेते हैं पीटर इंग्लैंड की, वो 4 साल चलेगा? क्या नॉर्मल कोई कपड़ा लेते हैं अगर वो 2 महीने 6 महीने 8 महीने में फट जाए तो आप किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे, आप कहेंगे 100 रुपये का तो शर्ट लाया, चल गया ना 8 महीने, कोई बात नहीं। पर वहीं अगर आपने 1500 की शर्ट ली और वो 4 साल चल गया तो सोचिए कि किसमें सही क्या बुद्धिमानी है, कौन से ब्रांड के साथ जाने की है। इस बात को भी समझें कि अगर कोई IIT से पास आउट होता है और कोई नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज से, प्राइवेट कॉलेज से पास आउट होता है, दोनों में अंतर है या नहीं है ना? प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग किया वो भी इंजीनियर साहब कहलाएगा, किसी ने IIT से इतने बड़े ब्रांड में इतनी मेहनत करके इतना समय, इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता है, लागत का मतलब सिर्फ पैसा। जहां भी लागत की बात होती है लोग तुरंत दिमाग में सोचते हैं पैसे की लागत, समय की भी तो लागत होती है। समय तो सबसे बड़ा पूंजी है, क्या सर, है कि नहीं? समय तो सबसे बड़ी पूंजी है। जो समय में आपने लगा दिया, चाहे खेल कूद में किसी के साथ समय बिता दिया, इधर उधर घूमकर या किताब के साथ, उसका रिजल्ट को मिलना है। इसी को मैनेजमेंट के टर्म्स में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, यानी लागत का रिटर्न मिलना। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अंग्रेजी एक टर्म है मैनेजमेंट का, कि जो समय आपने या पूंजी लगाई उसका रिटर्न मिलना, या तो इंटरेस्ट के साथ या बिना इंटरेस्ट के। तो आपको ये समझना जरूरी है कि जो समय आप लगा रहे हैं वो किनके साथ लगा रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं BIG, बिग। बिग तो सब समझते हैं ना, बिग का मतलब बड़ा। B से होता है बुक्स, किस तरह की किताबें पढ़ते हैं। अब आपने चंपक पढ़ा, आपने नागराज की कॉमिक्स पढ़ ली, या आपने किसी प्रेरणादायक बड़े महापुरुष के APJ अब्दुल साहब की कोई किताब पढ़ ली, तो बुक्स वो आपके जीवन में उसी तरह का छाप छोड़ेगा। इन्फ्लुएंसर, किन तरह के लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं, किस तरह के लोगों के साथ आप उठना बैठना पसंद करते हैं। वैसे लोग जो दारू शराब पीकर उठते बैठते हैं उनके साथ, या विद्वान शिक्षकों के साथ, गुरुजनों के साथ, माता पिता के साथ, कैसे लोगों के साथ, या बुजुर्गों के साथ जो आपको इतिहास के बारे में बता सकते। ये बड़ा ही रोचक विषय रहेगा कि लोग कहते हैं मेरा सपना ये था। अच्छा एक बात बताइए, एक शब्द है अंग्रेजी का एस्पिरेशन, किसी ने पहले सुना है? इसको हिंदी में बोलते हैं इच्छा। ये इच्छा वास्तविकता में है क्या? ये इच्छा, अच्छा बड़ा सिंपल चीज पूछा है, इच्छा क्या होती है? कोई इसका, क्योंकि मैंने बड़े साधारण सवाल पूछ रहा हूँ, इसका कोई भी ऐसा जवाब नहीं जो हम लोग बड़े यार शहर से आए ना, बड़ी बड़ी बातें करके गए, कोई बात नहीं। जो जमीनी हकीकत की बातें हैं आप ही के बीच का सवाल पूछ रहा हूँ। इच्छा क्या? कहते हैं बड़ी इच्छा हो रही है यार, इच्छा क्या है? क्या है इच्छा? कोई जवाब देना चाहेंगे? पीछे जितने भी भाई बंधु है पीछे में, कोई भी कोशिश तो करें, कोशिश करें, कृपया माइक दे किन्हीं को, कोशिश करें, कोशिश कर देखिए। अगर आपने अपने दिमाग में पहले बना लिया कि मैं शायद गलत होऊंगा और दुनिया हंसेगी, तो आप तो पहले ही फेल हो गए। जिसने देखिए एक वो लापतागंज आता था ना, उसमें कहते थे हमसे तो किसी ने कहा ही नहीं। एक कैरेक्टर था उसमें जो कहते हैं हमसे तो किसी ने कहा ही नहीं, यानी जब तक हमसे कोई कहेगा नहीं हम पहल करेंगे नहीं। और जब कौन आपको कहेगा आगे बढ़ने के लिए? किसी को क्या पड़ी है कि आपको मोटिवेट करे, प्रेरणा दे, अरे भैया बढ़ो, आप ही के लिए पूरी दुनिया रुकी हुई है, दुनिया ना आपके लिए रुकी है ना मेरे लिए। अगर आप हाथ उठाकर जवाब नहीं देंगे तो कोई और देगा, नहीं देंगे तो बैठे रहेंगे। कोशिश तो करें। मैं चाह रहा हूं एक माहौल बने ताकि बच्चों के लिए भी आप प्रेरणा हो कि आपके परिवार में कोई तो ऐसा है जो पहल कर रहा है जवाब देने की, वो चाहे बेशक ही गलत हो,
पर कोशिश तो करें, अपनी आप की अभिव्यक्ति तो करें। इसी के लिए अगर हम सोचिए, हम कहाँ इतने बड़े बड़े टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं और कहाँ आज मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आप बोले जो सबसे बेसिक नीड होती है बोलना, कि कृपया बोलें, अपनी बात को रखें। तभी तो हमारे देश में चाहे वो अनपढ़ ही क्यों ना हो, अगर वो बोलता है चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, तो वो आपका नेता बन जाता है। अब आपको समझ में आ रहा है कि नेता कैसे बनता है? वो इसलिए नहीं कि वो आपसे ज्यादा ज्ञानी है, ज्ञानी आप हैं, पर बोलना वो जानता है। चाहे वो गलत ही बोल रहा हो, कहते हो वाह क्या बोला है, क्या बोला है, शायद आप इससे बेहतर बोल सकते हैं। लेकिन आपने जीवन में कभी निर्णय लिया ही नहीं कि मैं बोलूं। भूल जाइए इंग्लिश स्पीकिंग। आपको तो मैं कह रहा हूं आप भोजपुरी में बोलिए कि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। आप इसको अपने शब्दों में कोई भी स्त्री पुरुष बच्चे कोई भी बोलना चाहें, इसको आप बताएं। अगर आप नहीं बोलेंगे तो आपके लिए बोलेगा कौन? और आप फिर किसी के इंतजार में चेहरा घुमाए हुए इंतजार कर रहे होंगे कि माहौल बने ताकि मैं बोल सकूं। इससे बढ़िया माहौल कहां मिलेगा? कोई भी अगर बोलना चाहे, जितने भी भाई बंधु हैं, इसका बड़ा सिंपल सा लाइन है, इसको कोई भी अपने हिसाब से अभिव्यक्ति कर सकता है। आज तो मैं कोई वैज्ञानिक विषय पर भी बात नहीं कर रहा, कोई टेक्नोलॉजी पर बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं आपकी सोच के ऊपर, कि इस सोच को भाई साहब आप ही बता दीजिए कि मैं उनके शोक सभा को अटेंड करने जा रहा हूं। पत्नी ने कहा क्या आप उनको जानते हैं जो इनकी सभा में जा रहे हैं? कहा हाँ मैं क्या सभी उनको जानते हैं? क्या वो आपको जानते हैं? नहीं, वो नहीं मुझे जानते हैं। तो क्यों जा रहे हैं फिर आप उनकी शोक सभा में? मैं कहा मैं चाहता हूं देखना कि एक बड़े आदमी की शोक सभा कैसी होती है। मैं वो अटेंड करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। मेरी बड़ी चाहत है कि मैं बड़े आदमी की शोक सभा को देखूं। वो साहब चल दिए, वो बॉम्बे पहुंचते हैं और उस शोक सभा में लोग उसके सादे कपड़े पहनकर, जितने भी लोग आ रहे हैं वो भी उस परिवार का अभिन्न बनकर उनका स्वागत कर रहे हैं कि हाँ ये बहुत बहुत धन्यवाद जो आप शोक सभा में आए। वो उनको हाथ जोड़कर सभी का स्वागत कर रहे हैं। बड़ा दुख हुआ, हाँ बहुत दुख हुआ। वो भी उसी परिवार का हिस्सा बनकर खड़े हैं। एक इंसान जो पंजाब जैसे जगह से चलकर बॉम्बे पहुंच गया, जब वहाँ सारे मीडिया आए हुए थे, मीडिया के लोग थे, वो भी आ रहे हैं टीवी पे और पूरी दुनिया उनको भी देख रही है। अब क्या हुआ, जब उन साहब की असलियत की आप ही कुछ बोलिए, तब उन्होंने शुरू किया कि मैं एक छोटे से गांव यहाँ का रहने वाला हूँ, मुझे पता चला और मैं आया। अब आप सोचिए आज के डेट में वो साहब लाखों कमा रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया फ्री में एडवर्टाइजमेंट। आप समझिए उस साहब ने हिम्मत तो की कि वो पंजाब से बॉम्बे गए। उस सभा में जो उनके नहीं थे उनके दुख में शामिल हुए। क्या उनको किसी ने इन्वाइट किया था क्या? वो खुद चल कर गए वहां लोगों के बीच और उनकी पहचान बन गई दुनिया के सामने। आज वो एक जाने माने वक्ता हैं, उनको बुलाया जाता है, उनके 1 घंटे का कई लाख रुपया रेट है बोलने का। आप समझिए जब तक आप इंतजार में रहेंगे कि कोई आए मुझे ले चले कर दे, मेरे बारे में दुनिया को बता दे कि मैं कितना काबिल इंसान हूं, भूल जाइए कि आप या आपकी कोई पीढ़ी में भी नाम रोशन करने वाला है, क्योंकि आप उसी सोच में बंधे हुए हैं। इस सोच से मुझे याद आया कि एक छोटा सा हाथी है, उसके पैरों में जंजीर बांधकर उसको खूंटे से बांध दिया गया है। वो बहुत कोशिश कर रहा है निकलने की उस जंजीर के बंधन से। वो रोज अपने पैरों को बहुत जोर से छटकार रहा है, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा है। वो हाथी आज बहुत बड़ा हो गया है और बड़े शांत से उस जंजीर में बंधा हुआ है, कोई हिलता डुलता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में बंध गया है कि इस जंजीर से मैं नहीं निकल सकता हूं। जबकि आज वो चाहे तो एक झटके में उस जंजीर से निकलकर भाग सकता है। समझिए एक सोच आपको रोक रही है। उस सोच को जब तक आप तोड़कर उससे आगे नहीं निकलेंगे, उस जंजीर में आप बंधे रहेंगे। उसी गांव देहात कुछ दोस्तों को खोजते रहेंगे, वो दोस्त कहीं और आगे बढ़ चुके होंगे और आप आज भी उनकी यादों में खोए रहेंगे कि हमारा बचपन कैसा है, हमारा बचपन, हमारी जवानी कैसी बीती। अरे दोस्त तुम तो आज आगे कहीं निकल गए, गांव में मुझे यादों के साथ छोड़ गए। तो ये उस जंजीर से बाहर आने का एक मुहिम है, एक सेमिनार है जो आपको प्रेरित कर रहा है कि आइए एक नई सोच के साथ जुड़िए, एक नई लीडरशिप के साथ जुड़िए, अपने जीवन को बहुत ही स्मरणीय बनाइए, पूरे देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चलिए। तो मित्रों इसी शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को पूर्ण विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस आयोजन में सम्मिलित होने के लिए, जो आपके जीवन को बहुत ही आगे, बहुत ही बुलंदियों पर ले जाएगा। मैं रश्मि रंजन आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।